नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 29वां दिन है। तो देखो, साइंस टेक्नोलॉजी में हम कुछ सेक्शंस को देख चुके हैं और कुछ जो बचे हैं उनको आज हम कवर कर लेंगे। तो अब फिर से आप एक्टिव हो जाइए, वन बाय वन हम अगले टॉपिक्स को लेते जाएंगे और धीरे धीरे ये कवर हो जाएगा। 2-4 दिन जो गैप हो गया है उसको हम धीरे धीरे आगे कवर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नैनो टेक्नोलॉजी का है। ये तो आपको पता ही है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन पर थे। आज हमारा 29वां दिन है और हम आज नैनो टेक्नोलॉजी के सेक्शन को देखेंगे। तो देखो, नैनो टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज, उसमें साइंस उसके पीछे का क्या है, नैनो साइंस क्या है, नैनो साइंस का एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी में है। तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी देखना है, नैनो साइंस देखना है। इसके साथ साथ आपको उसके एप्लीकेशन देखने हैं कि उसके किस किस क्षेत्र में, हेल्थ में उसका क्या एप्लीकेशन है, डिफेंस में उसका क्या एप्लीकेशन है। अलग अलग क्षेत्रों में आपको उसके एप्लीकेशंस को देखना है नैनो टेक्नोलॉजी के। इसके बाद उसके बेनिफिट क्या होंगे और उसके संदर्भ में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसको भी पढ़ना है। देखो, आपको पूरा टॉपिक इसी तरह से तैयार करना होता है कि वो टेक्नोलॉजी है क्या, उसके पीछे का साइंस क्या है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उससे संबंधित चिंताएं क्या हैं, और भारत सरकार की उस संदर्भ में क्या कोई नीति है या कोई प्रोग्राम लाया गया है तो वो क्या है। तो यहां पर देखो, नीचे लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। उसके क्या पोटेंशियल है, संभावनाएं क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, और उसके संदर्भ में अगर कोई प्रोग्राम है तो वो भी हमें इसके अंदर देखना होगा नैनो टेक्नोलॉजी में। तो ये आपको पूरा का पूरा यहां पर तैयार करना है, क्योंकि नैनो स्केल पर जब कोई वस्तु होती है या एटम्स होते हैं वो अलग से तरह का बिहेव करने लगते हैं। तो नैनो स्केल को आपको पढ़ना है कि नैनो स्केल है क्या, वहां पर क्यों वस्तुएं अलग तरह से बिहेव करने लगती हैं। तो वो आपको इसको देखना है। इसके बाद देखो, रोबोटिक्स है। देखो, रोबोटिक्स में भी आपको पढ़ना है कि रोबोटिक्स है क्या, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ इसको जोड़कर पढ़ना है कि एआई के साथ अब रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और फिर देखना है कि इसका एप्लीकेशन क्या है रोबोटिक्स का। तो अलग अलग सेक्टर्स में इसका आपको एप्लीकेशन देखना है। एग्रीकल्चर में इसका क्या एप्लीकेशन है, मेडिकल में इसका क्या एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है, डीएम में इसका क्या एप्लीकेशन है, स्पेस में क्या है। तो अलग अलग सेक्टर में इसके आपको एप्लीकेशन देखने होंगे। और इसके साथ देखो, इसका एक इशू है कि रोबोट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आपको देखना है कि क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, बेरोजगारी को बढ़ाएगा, या हमें कुछ रीस्किलिंग करने की आवश्यकता होगी। तो आपको एक स्टैंड लेना होगा कि क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, तो ये एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा कि ये बेरोजगारी को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। नए रोजगार भी पैदा होंगे, और जो पुराने हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रीस्किलिंग कर सकते हो, और वो भी इसमें यूज हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आप पढ़ते हो, ये आपके नोट्स में होगा। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, रोबोटिक्स एंड इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये भी ध्यान में रखना है कि किन सेक्टर में आप फिर इसका यूज कर सकते हो। जो लेबर इंटेंसिव है, जहां पर श्रम का ज्यादा यूज होता है, वहां पर आप कम यूज कीजिए, और जहां पर इस तरह के खतरे वाले क्षेत्र हैं, जैसे डिजास्टर का क्षेत्र है, स्पेस का क्षेत्र है, डीप सी में अगर आपको जाना है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर आप रोबोट्स का आराम से यूज कर सकते हो। तो ये भी आपको देखना है कि आप किन सेक्टर में इनका ज्यादा यूज कर सकते हो। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। फिर आता है देखो, न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी में आपको पढ़ना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, विखंडन और संलयन क्या है। इसके अलावा आप पढ़ रहे होगे न्यूक्लियर जो फ्यूजन का सेक्शन है उसमें आर्टिफिशियल सन बड़ा न्यूज में रहता है। तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि न्यूज में आर्टिफिशियल सन कई बार आ चुका है, और बहुत सारे देश हैं जो नाभिकीय संलयन पर काम कर रहे हैं और उस पर कई सारे प्रोजेक्ट हैं उनके। तो आपको इस पर नजर रखनी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित हमारा 3 स्टेज का प्रोग्राम है कि पहले में किस तरह का ईंधन हम यूज कर रहे हैं, सेकंड में किस तरह के रिएक्टर हैं, थर्ड में किस तरह के रिएक्टर हैं, जैसे फास्ट ब्रीड रिएक्टर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, नेचुरल यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर। तो वो भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको भी आपको पढ़ना है। अभी पिछले साल फास्ट ब्रीड रिएक्टर भी न्यूज में थे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसमें शायद नहीं लिखा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, वो भी आपको पढ़ना, वो भी बहुत न्यूज में है। छोटे छोटे रिएक्टर हैं, डिसेंट्रलाइज है वो, एक तरह से समझ लीजिए, और बिल्कुल तैयार होते हैं, उनको जाके बस फिट करना होता है, रेडी टू मूव होते हैं एक तरह के। तो इस तरह से आपको इसको भी पढ़ना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को, वो भी न्यूज में है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का आपको पूरा का पूरा सेक्शन देखना है। भारत की न्यूक्लियर पावर में क्या पॉलिसी है, इसके एप्लीकेशन, नॉन एनर्जी एप्लीकेशन क्या, एनर्जी में तो हम सब पढ़ते ही हैं
लेकिन नॉन एनर्जी एप्लीकेशन इसके क्या है वो भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ देखो इससे रेडिएशन होता है, इश्यू ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखो ये अब यूज करेंगे तो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, तो उसका भी क्या है, उसके संदर्भ में चिंताएं हैं, तो उस इश्यू को भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये 3 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये हो देखने के बाद हम देखेंगे आपको मेंस के क्वेश्चन, देखो कौन कौन से हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए क्या भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम को या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करते रहना चाहिए? परमाणु ऊर्जा से जुड़े तथ्यों और आशंकाओं पर चर्चा कीजिए। तो वो आपसे एक तरह से पूछ क्या रहा है कि भारत की एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो बताओगे कि हाँ बढ़ रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पावर सेक्टर में चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहिए, हर क्षेत्र में पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों का मध्य वर्ग बढ़ रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल जीवन स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी आपकी ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक बात है, ये है। क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करते रहना चाहिए? तो भाई अगर भारत चला रहा है तो करते तो रहना ही चाहिए। तो उसमें हमें देखना होगा क्यों करते रहना चाहिए, क्योंकि भारत की एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, क्योंकि वो पेट्रोलियम के लिए, इन सब के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, और उन क्षेत्रों में अशांति की स्थिति हर बार बनी रहती है, कभी कोई टेररिस्ट ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, कभी वहां पर वॉर की कंडीशन पैदा हो जाती हैं, तो थ्रेट रहता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को। तो हम चाहते हैं कि कुछ एक विकल्प के रूप में भी हो, तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो हम एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं। हम हमारे जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं, एनडीसी हैं। तो ये क्या है, ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है, तो क्लीन एनर्जी का सोर्स है, तो इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी हमारे टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करेगा। तो इस तरह से हम क्या करें, बताएंगे कि भाई हमें अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार क्यों करते रहना चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी कम होती है, बड़े बड़े प्लांट को स्थापित किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा के ये प्लांट लगते हैं, तो ये सब इसके क्या एडवांटेज है, इसलिए भारत को अपने क्या करने चाहिए, इस प्रोग्राम को चलाना चाहिए। ये बात तो सही हो गई, तो भारत अपना कार्यक्रम चलाए। फिर कह रहा है परमाणु ऊर्जा से जुड़े तथ्यों और आशंकाओं पर चर्चा कीजिए, इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट्स बताइए कि कितना इसका भारत में ऊर्जा का स्तर है, भारत ने क्या टारगेट है, वो सब इसमें बताएंगे, और लास्ट में इससे संबंधित आशंकाओं पर भी चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या कंसर्न है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट का खतरा है, वो सब जो इसके अंदर जो कंसर्न आप पीछे पढ़ोगे उन सबको इसके अंदर लिखना है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पर आधारित था। तो देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जो न्यूज में रहता है वहीं से ये क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद देखो, भारत में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। देखो ये पूछ रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें भारत के क्या पूछ रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूछ रहा है। तो बताइए कि किस तरह से भारत में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, फिर भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम बता दीजिए। उसी तरह तो डेवलपमेंट है, पहले नेचुरल यूरेनियम पर था, फिर हमारा दूसरे पर आ गया, फास्ट ब्रीड रिएक्टर पे आ गया, अब फ्यूचर में हम क्या चाह रहे हैं, थोरियम बेस पे बात कर रहे हैं, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की भी बात कर रहे हैं। तो उसको पूरे को आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीड रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया। तो बताओ कि इसके क्या एडवांटेज है, कि हम हमारे ईंधन का जो, या यूं कहें कि हमारे जो यूरेनियम संसाधन है उनका बेहतर यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्टेज में बहुत सारा यूरेनियम वेस्ट हो जाता है, उसका हम यहाँ यूज करेंगे, प्लूटोनियम बनाएंगे, प्लूटोनियम को फिर से वापस यूज कर सकते हैं। इट मीन्स क्या, कुल मिला के क्या, कि जो हमारे जो न्यूक्लियर हमारा जो प्रोग्राम है, जो ये 3 स्टेज चल रहा है, उसका पूरा का पूरा एम यही है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर ईंधन है वो बहुत कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में, और हम उसका ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट यूज कर सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम। तो वो सारा का सारा हम इसको बताएंगे कि एफबीआर का क्या यूज है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वापस क्या करता है, जितना ईंधन हम इसके अंदर प्लूटोनियम को यूज करते हैं उससे ज्यादा ये वापस से उसको ब्रीड कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो ध्यान में रखना कि ये कैसे है, पूरा का पूरा पढ़ते हो फास्ट ब्रीड रिएक्टर को, उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा ये बताना था आपको इसके अंदर। तो अगर आपको 3 स्टेज प्रोग्राम आ रहा है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, यहां पर लिखा है, ये स्टेम सेल से आ गया, ये हमने देख लिया था, दोबारा रिपीट हो गया, ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं स्टेम सेल को। देखो ये रहा, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और ये स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार सहायक है। ये मैंने आपको बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी को बताना है, इसके पीछे का साइंस क्या है, किस तरह से ये काम करता है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किस प्रकार सहायक है, हेल्थ वाले सेक्टर में आपको इसका बताना है।
तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो टेक्नोलॉजी आ रही है तो आराम से उसका एप्लीकेशन आ रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, नैनो पे फिर है, कह रहा है नैनो प्रौद्योगिकी 21वीं सदी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है। इसका बताना है कि क्यों ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है 21वीं सदी की। तो आप इसके बारे में बताओगे कि ये है क्या, किस तरह की साइंस पर ये आधारित है। फिर देखो, भारत सरकार की नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा देश की विकास प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोगों की संभावनाओं को बताएं। तो कुल मिला के बताओ कि इसकी क्यों है ये प्रमुख प्रौद्योगिकी, इसके एप्लीकेशन को बताओगे कि इसका ये साइंस है और ये इसके एप्लीकेशन है, हर क्षेत्र में इसका कुछ ना कुछ क्या है, यूज है। तो उन एप्लीकेशन को आप बताओगे कि हाँ ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, नैनो प्रौद्योगिकी। फिर आप बताओगे कि भारत का जो मिशन है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन है, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ क्या करो, बता दोगे। और देश की विकास प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोगों की संभावना बताओ। कुल मिला के वो मिशन आया था, फिर सेकंड पार्ट उस मिशन पर है, अगर आपको आ रहा है तो आप उसको लिख दोगे, उसके इंपॉर्टेंस को लिख दोगे। तो कुल मिला के पहला सेक्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो ट्रेडिशनल टाइप का था, उसमें आपको बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलग अलग सेक्टर में आप एप्लीकेशन बताओगे इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और फिर उस मिशन के बारे में आप बात करोगे। तो ये क्वेश्चन वहां से लिया गया। अब देखो यहां पर ये क्या, ये कौन से कार्य क्षेत्र हैं जो अत्यधिक कठिन या निषिद्ध श्रम के अंतर्गत आते हैं। कह रहे वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ही कठिन कार्य हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये कौन से कार्य क्षेत्र हैं जो अत्यधिक कठिन या निषिद्ध श्रम के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें रोबोट के माध्यम से दीर्घकालिक रूप से संचालित किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से सेक्टर है जहां पर लेबर के लिए बहुत ही कठिन काम है और बहुत ही क्या है, वहां पर उनका काम करना बहुत जोखिम वाला होता है, वो कौन से सेक्टर है। देखो लिखा है बहुत ही कठिन है या निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब जहां पर उनके लिए प्रोहिबिटेड है, वहां पर लेबर को नहीं यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है, तो वो कौन से क्षेत्र है। फिर कह रहा है जिन्हें रोबोट के माध्यम से दीर्घकालिक रूप से संचालित किया जा सकता है, कि जहां पर रोबोट का आप यूज कर सकते हो, मतलब जहां पर आप लेबर की जगह रोबोट का यूज कर सकते हो, उन क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रमुख शोध संस्थानों में सार्थक और लाभकारी नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी पहलकदमियां अनुसंधान को गति प्रदान कर सकती हैं, इस पर चर्चा कीजिए। तो आपको करना क्या है, पहले सेक्टर में आपको बताना है कि कौन कौन से सेक्टर में आप रोबोट का यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां मानव के लिए करना काम वो क्या है, खतरनाक है, बहुत ही क्या है, कठिन है भारत के लिए। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, स्पेस में, डीप ओशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो जहां पर बहुत ज्यादा जोखिम है वहां पर। तो ऐसे जो सेक्टर हैं जहां पर वो आप रोबोट का यूज कर सकते हो, तो ये सारा का सारा क्या है, इसके अंदर आता है। और फिर कह रहा है कि प्रमुख शोध संस्थानों में सार्थक और लाभकारी नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी पहलकदमियां अनुसंधान को गति प्रदान कर सकती हैं, कि भारत में नवाचार को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो। तो उसके लिए फंड अलॉट कीजिए, उसके लिए पॉलिसी लाइए, उसके लिए जो बेहतरीन है इस क्षेत्र में जो शिक्षक हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनको लाइए, इंसेंटिव दीजिए नवाचार के लिए। तो वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह से करना था। तो ये आपका था आज का शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे इन जो 3 टॉपिक हमने अभी देखे हैं, इन 3 टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। एक तो कौन सा है, नैनो टेक्नोलॉजी का, दूसरा रोबोटिक्स का, और तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ये 3 सेक्शन आप तैयार कीजिए, इनको पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अब इसके बाद हम रेगुलर रहेंगे, डेली हमारा सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा आपका ये शेड्यूल। तो आप इसको फॉलो कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, पूरा टॉपिक को तैयार कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।